हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। इस चैनल में हम सेबी ग्रेडेड पेपर 2 के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम उसको कंप्लीट करते हैं। पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबने देख लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी, टेलीग्राम चैनल के अंदर आप पूछ सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ये क्या, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ में जितने इंटरव्यू अटेंड किए हैं, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। चलो जी, ठीक है सर, हम रेडी है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ने के लिए। बताओ क्या। पहले तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन के कुछ ये स्टैंडर्ड के अंदर, इस रिवेन्यू रिकॉग्निशन के स्टैंडर्ड के अंदर ये बताया गया कि आप अपने इनकम स्टेटमेंट में जो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो आप सेल लिख रहे हैं, जो आप सर्विस रेंडर करने के बारे में लिख रहे हैं, तो वो जो आपने अगर अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर वो सेल लिख दिया, तो उसके पीछे एक बेस होना चाहिए कि उस स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करके आपने सेल लिखा हो। मतलब वो सेल लिखने से पहले आप सोचें, आप किसी इन्वेस्टर को डी फ्रॉड ना करें, तो इस सेल के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड्स आ गए कि आपने पीनल में लिखा तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा। उसी स्टैंडर्ड को कि आप कब इस सेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तीन बातों को कवर करता है। ये स्टैंडर्ड तीन बातों को कवर करता है। क्या? फर्स्ट, जब आपने गुड्स को बेचा, ठीक है, तो गुड्स को बेचने के बाद आप सेल लिख सकते हो, उसकी कंडीशन हम देखेंगे। आपने सर्विस रेंडर कर दी या आप कर रहे हो, तो आप सेल लिख सकते हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। या कि आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम को आप रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड इन तीन बातों को कवर करेगा। ठीक है, हाँ सर, हमारा खुद का बिजनेस हमें तो पता होना चाहिए, बट आज पता चल जाएगा। चलो ठीक है, अभी इसके अंदर मेन बात सुनो, नाटक नहीं। इसके अंदर क्या लिखा है कि the standard is concerned with the recognition of revenue arising in the course of the ordinary activities of the enterprise। अभी इसमें ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को आपको ध्यान रखना है कि वो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी होनी चाहिए, कि जनरली आप वो करते हो तभी आप उसके रेवेन्यू का पार्ट बनेगा वो। सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आपका बिजनेस क्या है? आप पीनट बटर सेल करते हो, आपकी ये फिर परचून की दुकान है। ठीक है, हम अपने घर के आसपास का एग्जांपल लेते हैं। हमारी नॉर्मल जो क्या कहते हैं, बड़ी जो स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें बड़ी सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी उसके अंदर उसका जो ओनर है उसके पास एक कार है। कार कौन सी बेटा? बहुत अच्छी कार है, होंडा सिटी है। चलो छोटी सी कार, होंडा सिटी कार है उसके पास। अभी अगर वो उस होंडा सिटी कार के ऊपर फॉर सेल लगा देगा, तो वो उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर आना चाहिए। वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स की एक्टिविटी नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसकी ऑर्डिनरी कोर्स की वो एक्टिविटी नहीं है। गाड़ियां बेचना खरीदना वो उसका ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। उसका ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ये सारे आटा बेचना, पीनट बटर, ये फलाना ढिमकाना, जो सारी चीजें आप लेकर आते हो घर के यूज के लिए, हाउस होल्ड जो खाना का सामान आता है, डन। तो वो हमारा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। आपको ये बात समझ में आती है? तो उसके ऊपर ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ये बातें तो होगी कि इस स्टैंडर्ड में ये बातें कवर होंगी। अभी जो मैंने आपको बताया उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि कौन सी चीजें इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन में नहीं आएंगी। अब हम पढ़ते हैं कि भाई वो कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। एक बात, कुछ कुछ ये वाले जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, उसने कुछ कुछ चीजों को कहा कि आप इन चीजों पे ये वाला स्टैंडर्ड मत लगाइए, क्योंकि इसके लिए अलग से अकाउंटिंग, अलग से कोई स्टैंडर्ड है, या फिर उसके लिए अलग से कोई तरीका दे रखा है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का। है कौन सा? बेटा, रेवेन्यू राइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसके अकॉर्डिंग AS7 दे रखा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बट अगर इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। बट इसका क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबके चार बातें, उन चारों बातों को नाम याद करना पड़ेगा। किसका? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 अप्लाई नहीं करता। और बताओ, रेवेन्यू राइजिंग फ्रॉम हायर परचेज एंड लीज एग्रीमेंट। हायर परचेज लीज एग्रीमेंट आपको समझ में आता है? जैसे हमने लीज एग्रीमेंट हो रहा है, मैंने कोई चीज लीज पे ले ली, तो लीज जिसने लीज दी वो अपना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा? समझ में आ रही बात? हाँ बेटा, इसके लिए भी अलग से स्टैंडर्ड है AS19 लीज का। लीज के ऊपर अलग स्टैंडर्ड है, हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बताओ सर, मजा आ गया। आगे बताओ। रेवेन्यू राइजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर सिमिलर सब्सिडीज। गवर्नमेंट कोई स्पेसिफिक ग्रांट देती है, वो ग्रांट, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्रांट दी गई थी एक टाइम पहले कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बद्दी नाम का एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे अगर आप फैक्ट्री लगाओ तो गवर्नमेंट उस ग्रांट को, आपने फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री चलाया, वहां पे एम्प्लॉयमेंट करी, गवर्नमेंट ने कहा आप एक डेढ़ साल के पास एक्स अमाउंट आप हमसे ले लो। ठीक है, वो एक्स अमाउंट आप हमसे ले लो। तो उन्होंने कहा ये आपकी इनकम है, ये गवर्नमेंट के ग्रांट के रूप में आई, सब्सिडी ऐसे नेचर में आई।
इसके लिए गवर्नमेंट ने इसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बनाया गया कि अगर आपको गवर्नमेंट से पैसे लेना है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड आएगा। क्या? अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तीन बातें हमें समझ में आती है कि इनके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है, इसलिए हमने नहीं इसके बारे में ध्यान दिया इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS9 के अंदर। फोर्थ बात आती है कि रेवेन्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बेटा IRDA है ना, उसने अलग से अपने बारे में बता रखा है कि मेरे जो अंदर इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं IRDA, उन्होंने बताया कि इसके अंदर हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको कैसे करना है इंश्योरेंस कंपनी वालों, हम बताएंगे तुम्हें। इतनी बात आपको क्लियर है? ये चार बातें आपको पता होनी चाहिए, इसका MCQ बन सकता है। ठीक है सर, हमने रट्टा मार लिया, हम इसमें परफेक्ट है। ओके ओके, चलो अभी हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल रेवेन्यू की एक डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको ध्यान से सुनिए। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब हमें कैश नहीं मिला बट हमें मिलेगा, और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। इसके अंदर बात है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी जो मैं आपको बता चुका हूँ, और कंसिडरेशन अराइजिंग अदर कंसिडरेशन बेटा कैश या रिसीवेबल नहीं, इसके अंदर कोई बार्टर सिस्टम हमने कर लिया, वो भी आपके रेवेन्यू में आप डालोगे। आप अपने लिखोगे कि एक पर्टिकुलर अगर मैंने कोई सर्विसेज दी, उसकी जगह मुझे कुछ और दिया गया, बोले तो किसी कंपनी के शेयर दिए गए या फिर कुछ और दिया गया, मैंने अपनी सर्विसेज दी, तो मेरे को किसी कंपनी ने अपनी लैंड ही दे दी, अपना एक अपार्टमेंट दे दिया, फिर कुछ दे दिया, तो मैं उसकी फेयर वैल्यू को, उसकी जो फेयर वैल्यू होगी, मैं उसकी फेयर वैल्यू को अपने रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है सर, हमें इतनी बात समझ में आती है, अब बात को आगे बढ़ाइए। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंटिंग ऑफ सर्विस एंड फ्रॉम द other use of other of enterprise resource yielding interest, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड। ठीक है, कोई हमें मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टीज मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कोई हमने पेटेंट वेटेंट करा रखे हैं, हमने कोई शेयर ले रखे हैं, उसके रिस्पेक्ट में भी रेवेन्यू इज मेजर्ड बाय द चार्जेस मेड टू द कस्टमर। हमने जो उससे चार्ज किया, और क्लाइंट फॉर गुड सप्लाइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू देम, और बाय द चार्जेस और रिवॉर्ड्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय देम। कुछ उसने हमारे रिसोर्स को यूज किया, कैसे सर? हमारा पेटेंट यूज किया उसने, बेटा उसने मेरा नाम यूज किया। ठीक है, इन एन एजेंसी रिलेशन, ये एक स्पेसिफिक चीज है। अगर एक एजेंसी रिलेशनशिप है कि उसने हमारी एजेंसी एक सीमेंट की एजेंसी ले रखी है, अभी जब वो एजेंट वो सेल करता है, वो सीमेंट सेल करता है, वो सीमेंट अपने नाम से सेल नहीं करता, वो अल्ट्राटेक का सीमेंट सेल कर रहा है। अल्ट्राटेक वाला कहता है तू सेल कर, तू मार्केट प्राइस ले, और तू वो प्राइस मेरे को वापस कर दे। जो एजेंट है वो उसके लिए सेल कर रहा है, और अल्ट्राटेक वाले को सारी की सारी पेमेंट कर देगा, अल्ट्राटेक इसको अलग से कमीशन दे देगा। तो इसके लिए रिवेन्यू सिर्फ कमीशन है, वो जो उसने ग्रॉस अमाउंट लिया क्लाइंट से, वो उसकी सेल में रिवेन्यू में नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका है ही नहीं। वो तो एजेंट है, बेचने के लिए बैठा हुआ है, माल का पोजीशन उसके पास में, वो बेच रहा है, बट ये उसका पूरा का पूरा रिवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि उसने जो ये सीमेंट है परचेज नहीं किया। अगर वो परचेज करके बेचता, तो जो टोटल अमाउंट वो लेता अपने कस्टमर से, वो उसका रेवेन्यू होता। इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है अल्ट्राटेक का, अल्ट्राटेक ने कहा आप बेचिए, हमने बेच के पैसा अल्ट्राटेक को दिया, अल्ट्राटेक ने हमें कमीशन दे दी। एक्चुअल केस के अंदर हम कमीशन काट के अल्ट्राटेक को देते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें समझ में आती है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि एग्जाम्पल ऑफ आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। अब हमने पढ़ लिया कि रेवेन्यू में क्या क्या आता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रेवेन्यू में क्या क्या नहीं आता, जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है, या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़। अब मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके आ रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, क्या एग्जाम्पल है सर? मैं फटाफट बताऊँ। realized gain resulting from disposal of or unrealized gain resulting from holding of non current assets। नॉन करंट एसेट्स बेटा आपके ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स आते नहीं। नॉन करंट एसेट्स बोले तो सर आपकी कार, आपका बिजनेस कुछ और है, आपका बिजनेस है डिपार्टमेंटल स्टोर का, बट आपने अपनी कार को बेचा, उसके अंदर कोई रियलाइज गेन हुआ या कोई अनरियलाइज गेन हुआ, कि मतलब अभी रियलाइज गेन आपको समझ में आता है, आपने कार बेच दी, आपको पैसा मिल गया। एक अनरियलाइज गेन सर मैं बताओ, अनरियलाइज गेन में बताओ बेटा, आपने गोल्ड ले रखा था, इन्वेस्टमेंट करी थी आपने गोल्ड के अंदर, गोल्ड का भाव एकदम हवा में उड़ रहा है, आप क्या रिकॉग्नाइज कर लोगे अपने उस प्रॉफिट को? आपने अनरियलाइज है वो, आपको ये वाला पर्टिकुलर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है, वो इसको कवर, वो रेवेन्यू के टर्म के अंदर नहीं आएगा, वो आपकी इनकम है, आपको पैसा मिल रहा है, बट आपका रेवेन्यू नहीं है। हाँ सर, हमें समझ में आता है हमारा रेवेन्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा काम डिपार्टमेंटल स्टोर का है, हमारा काम सोने को बेचने खरीदने का नहीं है, हमारा काम कार को खरीदने बेचने का नहीं है। ओके, यू आर राइट, यू आर राइट। सेकंड पॉइंट, अनरियलाइज होल्डिंग गेन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। इसके अंदर बात है, आपके पास कुछ एसेट पड़ा हुआ है,
कुछ एसेट पड़ा हुआ है, उसका जो मतलब अभी आपको बिका नहीं है, बट आपको पता है कि उस एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है, एंड द नेचुरल इंक्रीज इन हर्ड्स एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसको हम अभी पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सर आप हमें एग्जाम्पल बताओ कि आप हमारे पास करंट एसेट बढ़ा है, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। बेटा आपके पास ये जनरली मेटल का जो काम करता है ना, मेटल के प्राइसेस रोज ऊपर नीचे, या फिर आप एग्रीकल्चर वालों का लो, एग्रीकल्चर के अंदर अगर जो जो हमारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं सारे के सारे मंडी के अंदर, उनका कभी कभी प्याज का भाव बढ़ गया, कुछ हो गया, तो उनके पास कुछ स्टॉक बढ़ा, तो उसका भाव बढ़ गया, वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले। जब तक वो बेचेंगे नहीं, तब तक वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आपको, हाँ आपको रात को दिख रहा है कि मेरे पास प्याज बढ़े हैं, 100 टन प्याज पड़ा है, प्याज के आसमान भाव छू रहे हैं, तो मैं आज के आज रिवेन्यू बुक कर सकता हूँ कि हाँ मेरा 100 टन के प्राइस बढ़ गए। जब आप बेचोगे तब आप अपने उस प्याज के, उस अनियन के बारे में आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और बताओ, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन रिजल्ट फ्रॉम चेंजिंग इन फॉरेन exchange rate and adjustment arising in translation of foreign currency फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके लिए हमारा स्पेसिफिक एक स्टैंडर्ड है। हम फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अलग से पढ़ेंगे। आपके फॉरेन एक्सचेंज, जैसे आपने कुछ सर्विसेज बाहर दी, आपने कुछ सर्विसेज ली, उसके रिगार्डिंग आपको फॉरेन करेंसी देना है या लेना है। अगर आपको फॉरेन करेंसी लेना है, उसके भाव में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और आपको लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, उसके अगर उसके अंदर कोई आपको गेन हो रहा है, तो वो आपका रिवेन्यू नहीं है, वो आपकी अदर इनकम है, वो आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर आप स्केड्यूल ही देखोगे, ऊपर लिखा होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके नीचे अदर इनकम्स आते हैं। ये चीज अदर इनकम की है। अदर इनकम पे रिवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड लग ही नहीं सकता। ओके। रियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट। सर ये क्या है, हमें समझ में नहीं आया, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया लिखा क्या हुआ ये। बेटा आपने किसी से मान लिया, आपकी नीयत में खोट आ गई, आपने कहा मैं उसको पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, दिल्ली में बहुत चलता है बेटा ये, ठीक है, कि हमने माल ले लिया और आगे वाला बंदा पेमेंट नहीं कर रहा। ओके, तो अगर वो पेमेंट नहीं करता, तो उसने जो गेन रियलाइज किया, उसने अगर पेमेंट नहीं करी तो उसको प्रॉफिट हुआ, उसको इनकम हुई, तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आप समझ रहे बात। अगर किसी का बैड डेट हुआ, तो किसी का तो प्रॉफिट हुआ ना, जिसने पेमेंट नहीं करी, तो वो वाले गेन को आप रिवेन्यू नहीं मान सकते। समझ रहे बात। हाँ सर हमें समझ में आती है। एक और बात, अनरियलाइज गेन रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्टेटमेंट ऑफ। अभी क्या हुआ, हमने तो ऊपर आया कि हमने एक किसी लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया कि हम तेरे को नहीं दे रहे, बात खत्म, राइट ऑफ हो गया। और एक है अनरियलाइज्ड गेन रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्टेटमेंट। हमने कहा कि अभी मैंने सोच के बैठ गया कि यार इसको तो मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं, या फिर कोई माल खराब था या कुछ था, मैंने बुक्स के अंदर एंट्री कर रखी है मेरे को उसका पेमेंट करनी है, बट मैंने कहा नहीं यार इसको पेमेंट नहीं करूंगा। वो अनरियलाइज्ड गेन है, वो अनरियलाइज्ड गेन है, अभी तक बुक्स के अंदर है, बट अभी हमने उसको रियलाइज नहीं किया। ठीक है सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। ऑब्लिगेशन जो मेरे को पेमेंट करनी थी, बट मैं वो पेमेंट कम कर रहा हूँ। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने एम्प्लॉयज के लिए ग्रेचुटी इकट्ठी करके रखी हुई थी, बट एम्प्लॉयज जल्दी जल्दी निकल गए, मेरे को ग्रेचुटी देनी नहीं पड़ी। समझ में आती है बात। हाँ सर हमें समझ आती है। वो सर रिवेन्यू के अंदर आएगा? नो, वो हमारे रिवेन्यू के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा रिवेन्यू नहीं है। रिवेन्यू हमारा क्या, ऑपरेशन थे जो हम कमाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो तीन बात थी, हम उसको इंडिविजुअली पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और अदर जो हमारे डिविडेंड मिलना, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज। ठीक है सर, आप हमें बताओ। सेल ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनेंगे। इन अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ गुड्स, परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग अचीव्ड व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड। सेल ऑफ गुड्स को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब ये वाली कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। कौन सी कंडीशन? एक, द सेलर ऑफ द गुड्स हैज ट्रांसफर टू द बायर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस, और इसमें वर्ड ऑफ एम्फोसिस और, कि मैंने तो एक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी उसको, सामान ले गया वो, और all significant risk and rewards of the ownership has been transferred to the buyer, and the seller retains no effective control of goods transferred to a degree usually associated with the ownership। हाँ सर, हमें इसके बारे में थोड़ा सा डीप में बताइए। बेटा देखो, मैंने गुड्स बेचे और मैंने प्रॉपर्टी, मैंने पोजीशन भी उसको दे दी। एग्जाम्पल आपका जो पेट्रोल पंप आपके पेट्रोल के, अगर कोई ओनर है यहाँ पे पेट्रोल का, क्या कहते हैं, किसी के पास है पेट्रोल पंप, तो जब पेट्रोल आपके टैंक के अंदर डल गया, तो वो पेट्रोल आपका होगा, आपको पोजीशन मिल गई पेट्रोल की, और आपने उसको पेमेंट कर दी, सेल ऑफ गुड्स वहीं पे होगी, जैसे आपके टैंक के अंदर पेट्रोल आ गया। ठीक है, और बताओ सर, अगर क्या हुआ बेटा, मैंने किसी को सेल करी गुड्स की, है, उसने कहा हाँ साहब मेरे को ये सामान लेना है,
वो मेरे को पेमेंट कर गया 10 लाख रुपए की, और मेरे को वो कहता कि ये गुड्स है ना, मैं अभी अपने घर लेके जा नहीं सकता, मेरे पास स्टोरेज की दिक्कत है। मैंने कहा मेरे पास देखो कितना बड़ा फैसिलिटी है, यहीं पे पड़े रहने दो, यहीं पे पड़े रहने दो, जब मर्जी आप उठा के ले जाना, आप पेमेंट करो और अपना ये क्या कहते हैं सेल की बात नक्की करो। बेटा देखो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, वो मैंने उसको आपका सामान यहाँ पे पड़ा है, आपके मेरा इतने में सेल होने की बातचीत हो गई है, या तो 10 लाख में मेरी सेल होने की बातचीत हो गई है, आपने पेमेंट करी है नहीं करी वो अलग बात है, ठीक है। मेरी बातचीत हो गई है कि ये पर्टिकुलर गुड्स आपके हैं और इसका कंसिडरेशन हमारा 10 लाख रुपीज है, आप कहते हो तो मैं आपके गुड्स को अपने गोडाउन में रख लेता हूँ। इतनी बात समझ में आती है। अब ये जो गुड्स इसने मेरे से खरीद रखे हैं, इसका मार्केट में भाव ऊपर या नीचे होता है, वो उसका भाव ऊपर या नीचे होना उसकी सरदर्दी है, मेरी नहीं। मेरे पास सिर्फ उसके गुड्स पड़े हुए हैं, वो मेरे नहीं है, मैं उसको बेच चुका हूँ। हमें बात समझ में आती है कि हमने इसके सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। ये बात समझ में आती है? हाँ सर हमें समझ में आती है। एक और कंडीशन, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। इसके अंदर आपके जीजा जी आते हैं, हमारे जीजा जी इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ कुछ जनरली सबके साथ ऐसा होता है कि जीजा जी आपके दुकान से कोई ना कोई सामान लेके जाते हैं, हाँ हाँ देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, ऐसा ऐसा चल रहा होता है कि हाँ प्राइस का तो देख लेंगे देख लेंगे। बेटा जब तक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जब तक अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, अमाउंट का पता ही नहीं है, तो आप उस सेल को लिख नहीं सकते कि आपने मन से सोच लिया हाँ इतने पैसे तो मैं कम लूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, जब आपकी बात नक्की पक्की हो जाएगी तभी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हाँ बेटा जीजा जी को नाराज नहीं करते। आगे आगे बताइए। रेंडरिंग ऑफ सर्विस की बात आती है, सेल ऑफ गुड्स की बात आपको समझ में आती है। अब हम रेंडरिंग ऑफ सर्विस पे आ रहे हैं। सर्विस जैसे मैं आपको थोड़ी बहुत सर्विस रेंडर कर रहा हूँ विदाउट एनी फीस। चलो आगे बताओ सर। प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, कि हाँ थोड़ी थोड़ी सर्विस हो रही है, उस सर्विस के थोड़े थोड़े पैसे आप दिए जा रहे हैं। इसका रेवेन्यू रिकग्निशन के बारे में हम बात करें कि मैंने जो सर्विस दे दी आप उसके पैसे दे दो, मैं और सर्विस दूंगा आप और पैसे दे देना है। सर इसका क्या एग्जांपल, पहले हम इसको पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट, मोर देन वन, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तभी हमने उसको प्रपोर्शन में डिवाइड किया, हम प्रपोर्शन के पैसे ले लेंगे। एक प्रपोर्शन कंप्लीट अब इसके पैसे दे दीजिए, दूसरा प्रपोर्शन कंप्लीट अब उसके पैसे दे दीजिए, तीसरा प्रपोर्शन कंप्लीट अब उसके पैसे दे दीजिए। सर मैं बताओ इसके बारे में, इसका क्या है, क्या एग्जांपल। बेटा आपने किचन बनवाया, आपने इंटीरियर क्या है, इंटीरियर अपने किचन का आपने इंटीरियर कराया, ठीक है, इंटीरियर खत्म किचन का, उसकी पेमेंट आप कर दीजिए। फिर आपने मेरे डाइनिंग रूम का भी आप इंटीरियर कर दीजिए, वो खत्म होगी, फिर आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। बेटा प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन है, आपको काम अच्छा लगता है बढ़ाते रहो और उनकी पेमेंट करते रहो, ये प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन है। किचन के पैसे अलग, डाइनिंग के पैसे अलग, बेडरूम आपको फैंसी कराना उसके पैसे अलग। एक होता है पूरा कंप्लीशन, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल एक्ट। इसमें जब तक पूरा का पूरा सर्विस कंप्लीट नहीं होगी, पूरा का पूरा सर्विस का एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक वो आपकी सर्विस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सर हमें एग्जांपल दो। बेटा जनरली ये शादी के अंदर जो सारी फोटोग्राफी सर्विसेज होती है ना, जब तक वो पूरी की पूरी सर्विस, जब तक लड़की की ऐसी वाली फोटो नहीं चली जाएगी तब तक बेटा लड़कियां मानती नहीं है। हाँ अभी जब तक उनको पूरी की पूरी एल्बम एल्बम और उनको अपनी जो वीडियोग्राफी वाली जो पूरी मतलब वीडियो है शादी की वो ना मिल जाए, तब तक वो सर्विस कंप्लीट नहीं होती। जब आपको वो एल्बम और आपको वीडियो कंटेंट मिल जाएगा पूरा का पूरा, तब वो सर्विस रेंडर्ड मानी जाएगी, तभी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वीडियो वाले ने कहा कि मैंने वीडियो ले ली, मैंने एल्बम के लिए फोटोग्राफ ले ली, तो मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूँ, नहीं। जब तक वो पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ओके अब आती है थर्ड बात, द यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्स। कोई अदर एंटरप्राइज रिसोर्स यूज कर रहा है, यील्डिंग इंटरेस्ट। बेटा बाहर की बंदी मेरे पैसों से बिजनेस कर रही है, मैंने उनको कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, रॉयल्टीज। बेटा मेरी कोई बुक, क्या कहते हैं कोई डैन ब्राउन की बुक को बेच रहा है तो डैन ब्राउन को रॉयल्टी मिल रही है। कोई और पब्लिकेशन हाउस डैन ब्राउन की नॉवल को बेच के पैसा कमाते हैं तो वो डैन ब्राउन को रॉयल्टीज देते हैं, ओके। या डिविडेंड्स, सबसे ज्यादा डिविडेंड कौन कमाते हैं, इंडिया के अंदर राकेश झुनझुनवाला और बाहर हमारे वॉरेन बफेट, ठीक है। वो उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो उसके पैसे को यूज कर रहे हैं, उसकी बुक्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला और डैन ब्राउन ये सारे अपना इनकम को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे,
ठीक है। रेवेन्यू राइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स यील्डिंग इंटरेस्ट रॉयल्टीज एंड डिविडेंड शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एज टू मेजरेबिलिटी और कलेक्टेबिलिटी एग्जिस्ट। समझो बेटा, इसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। रॉयल्टीज के अंदर मेरे को पता है कि एक पर्टिकुलर कितनी नंबर ऑफ बुक बिक चुकी है एक पर्टिकुलर डेट तक, और उसके लिए मेरे को हर एक बुक के लिए कितनी रॉयल्टी मिलेगी। मेजरेबिलिटी और कलेक्टेबिलिटी में कोई कोई मतलब कुछ अभी आपको कुछ मतलब डिफरेंसेस नहीं है। दीज रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। हम पढ़ते हैं कि डिविडेंड के केस के, अब चलो हम एक एक करके तीनों का पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट के केस के अंदर मैंने जितने टाइम के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रखी है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। यही हमारा चलता है, बैंक से आप लोन लो, जितने टाइम के लिए लिया उतने टाइम पे आपको इंटरेस्ट देना ऑन अ टाइम प्रपोर्शन बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, द रेट एप्लीकेबल, जो भी रेट हमने डिसाइड किया, अमाउंट कम होता रहेगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होता रहेगा। ओके सर, हमें इंटरेस्ट के बारे में हमें बात क्लियर है। और बताओ सेकंड पॉइंट, रॉयल्टी ऑन एन अक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रिलीमेंट एग्रीमेंट। मेरी एग्रीमेंट हो रखा है, ध्यान ब्राउन का एग्रीमेंट हो रखा है, जितनी बुक्स मिल जाएगी उस बुक्स के पर बुक्स का $3 $4 $5 कितना भी है उसको वो रॉयल्टीज मिलती रहेगी। ओके। डिविडेंड के केस के अंदर वेयर द ओनर राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। बेटा क्या होता है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, आप उसी दिन अपनी बुक्स के अंदर लिख लो कि हाँ भाई डिविडेंड मेरे को इनकम हो गई। क्योंकि आपको कंपनीज एक्ट कहता है कि जिस दिन ये डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो आप उस दिन अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। समझिए, राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। राइट टू रिसीव, आज मेरे को राइट मिल गया है, ठीक है सर, हमें डिविडेंड समझ में आता है, हमें डैन ब्राउन की रॉयल्टी समझ में आती है, हमें इंटरेस्ट भी समझ में आता है। बेटा ये तीन बातें, बेटा यही बात है, ठीक है। रेवेन्यू इतना ही है, अगर आपको समझ में आता है, हाँ सर हमें तीनों बातें समझ में आती है। बेटा हम इलस्ट्रेशन पे आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन बताओ सर। सेल ऑफ गुड्स, डिलीवरी इज डिलेड एट बाय रिक्वेस्ट। मैंने सेल कर दी, बट डिलीवरी, ओनली डिलीवरी इज डिलेड एट बाय रिक्वेस्ट एंड बायर टेक द टाइटल एंड एक्सेप्ट बिलिंग। उसने टाइटल ले लिया, बिलिंग भी एक्सेप्ट कर ली, मैं रिकॉग्नाइज कर दूं, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट फिजिकल डिलीवरी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, ठीक है। इसको आगे आप पढ़ लेना, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। पॉइंट आपको समझ में आता है? हाँ सर, डिलीवरी नहीं दी बट मैंने सेल विद सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसकी गलती, उसने डिलीवरी नहीं, मैं क्या करूँ। डिलीवरी सब्जेक्ट, अब डिलीवरी की बात आ गई जिसके अंदर कंडीशंस डाल दी गई है। क्या कंडीशन? बेटा कुछ कुछ, जैसे अगर आप एसी लेके जाते हो ना, अगर आप एसी लेके गए हो तो जब इंस्टॉल हो जाता है ना आपके घर के अंदर, या फिर हम इसके अंदर एक बेटर एग्जांपल लेते हैं। सर कौन सा एग्जांपल? टाटा स्काई या बड़ी बड़ी जो आपके ये जो टीवी वाले आते हैं ना लगाने के लिए, किसी किसी के घर के ऊपर वो जो एंटीना होता है वो लग ही नहीं पाता, वो आता ही नहीं है, क्या कहते हैं, नेटवर्क ही नहीं आते। जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाएगा तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सेल मटेरियलाइज नहीं हुई। वो सेल डिपेंड करती है कि भाई एंटीना लगेगा, वो सिग्नल रिसीव होंगे, मेरा टीवी चलेगा। समझ में आती है बात? इंस्टॉलेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। रेवेन्यू शुड नॉर्मली नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल कस्टमर एक्सेप्ट द डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन आर कंप्लीट। ओके सर, हमें समझ में आती है। ऑन अप्रूवल, ऑन अप्रूवल का बेस्ट एग्जांपल, ऑन अप्रूवल का बेस्ट एग्जांपल ई कॉमर्स। वो आपको 14 डेज या एक महीने का 30 डेज का अमाउंट पीरियड देते हैं कि हाँ अगर आप अप्रूव करोगे। बेटा ये कंसाइनमेंट नहीं है, जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस है वो भी बात की बात है, ये नॉर्मल बात है। ऑन अप्रूवल की बात कर रहे हैं कि 30 दिन का टाइम आपको दिया गया कि हाँ आप खा देखिए, पहन वहन के देखिए, उसके बाद अगर आपको पसंद है तो ले लेना, नहीं तो वापस कर देना। कौन से? ई कॉमर्स वाले। तो उन्होंने कहा आपने 30 दिन हर रोज आप पहन के देख रहे हो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आपने वापस कर दिया तो वो सेल नहीं मानेगी। तो वो टाइम, वो अप्रूवल आप ओके कर दोगे या तो वो टाइम निकल जाएगा, तभी वो उस सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सर हमें पढ़ के बताओ। रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर और बायर हैज डन एन एक्ट adopting the transaction or the time period for the rejection has elapsed or where no time has been fixed a reasonable time has been elapsed। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, आपको पता चल जाएगा कि रीजनेबल टाइम क्या है और या फिर रिजेक्शन का टाइम आपको दे रखा होगा। अगर आपके 30 दिन निकल गए या आपने कोई एक्ट कर दिया ऐसा कि आपने उसका टैग फाड़ वाड़ दिया, तो मतलब आपने कहा कि हाँ ये गुड्स मेरे को पसंद आ गए, या तो आपके जो 30 दिन का टाइम था ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन के अंदर वो एलैप्स होगी, तब वो 30 दिन खत्म होते ही अमेजोन अपना रिवेन्यू बुक कर लेगा। या तो रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम का बेटा कोई एग्जांपल नहीं है, वैसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन गया तो बन गया। और बताओ, गारंटीड सेल दैट इज डिलीवरी इज मेड गिविंग द बायर एन अनलिमिटेड
राइट टू रिटर्न। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन सच सर्कमस्टांस विल डिपेंड ऑन द सब्सटेंस ऑफ द एग्रीमेंट। इन द केस ऑफ रिटेल सेल ऑफरिंग अ गारंटी ऑफ मनी बैक इफ नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। बेटा इसके अंदर क्या है कि वो अभी आपको क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आपको सेल कर दी है, उस सेल के साथ उन्होंने कुछ मनी बैक की बात कर दी कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो मनी बैक ले लेना। इट मे बी अप्रोप्रिएट टू रिकॉग्नाइज अ सेल बट टू मेक अ सूटेबल प्रोविजन। इसके अंदर मेरी बात क्या आई कि आपने मनी बैक की बात, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप वापस, ये कंडीशंस के साथ सेल हो रही है। इसके अंदर आपको, क्योंकि आपकी सारी की सेल ऐसी हो रही है और वो कभी भी आपके पास वापस आ सकता है कि हाँ यार मेरे को मजा नहीं आया, मेरे को मजा नहीं आया। तो आप इसके लिए सेल को रिकॉग्नाइज करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस सेल को आप रिकॉग्नाइज करो और उस सेल के रिगार्डिंग आप कुछ प्रोविजन बना लीजिए, उस प्रोविजन को कि हाँ इतने परसेंटेज लोग वापस आते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्या कहते हैं अपने प्रोविजन बना लिए। जैसे काफी सारे इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं, आप पढ़ लो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो ऐसे और अटेम्प्ट कोई भी पढ़ लेना हमारे से, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं ना। हाँ ठीक है, अब आपको इस एग्रीमेंट की बात समझ में आती है कि हमने गारंटी सेल कर दी, हमने सब कुछ कर दिया और हमने कहा कि हाँ इसका बाद में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम देख लेंगे। तो उसके अंदर कहा कि इसका और कोई तरीका नहीं, तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो बट उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन बना लो। ठीक है, ओके। ऐसे तो बेटा कभी भी वो जिंदगी में आ सकता है, हम रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं। डी पॉइंट, कंसाइनमेंट। जो आप अप्रूवल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हम कंसाइनमेंट की अलग से बात कर रहे हैं। ये वाला अप्रूवल ऑन अप्रूवल ज्यादातर ई कॉमर्स के लिए, हम कंसाइनमेंट सेल के बारे में बात करें। डी पॉइंट, कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है, डिलीवरी इज मेड वेयर बाय रिसिपिएंट अंडरटेक्स टू सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। जनरली जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सामान जाके दुकानों पे रखाते हैं कि हाँ आप हमारा सामान बेचिए, हम पैसा नहीं ले रहे, आप हमारा सामान बेचिए। जब बेटे वो जो रिटेल शॉप है वो सेल कर देती है, तब जिस जिस होलसेलर ने उसको गुड्स दे रखे हैं वो तब सेल रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आपका रिटेल सेल कर पा रहा है, आपके रिटेल ने सेल करी, जनरली क्या होता कि होलसेल ने अगर जब रिटेल को बेचा, होलसेल अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेता कि मैंने रिटेल को दे दिया, बात खत्म। रिटेल वाला आगे बेचेगा, वो भी आगे बेचेगा तो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। इस केस के अंदर क्या है, होलसेल ने रिटेलर के पास जाके स्टॉक रख दिया, सेल नहीं करी, होलसेलर ने रिटेल के पास जाके स्टॉक रख दिया, इसको बोला रिटेल वाले जिन्हें जब तेरा बिकेगा तब तू पैसे दे दो, तू तो भाई है मेरा। रिटेल वाले ने बाहर जाके बेचा, जैसे रिटेल वाले ने बेचा वैसे इसकी सेल बुक हुई और साथ में जो होलसेलर है उसकी सेल बुक हुई, क्योंकि कंसाइनमेंट पे गया था ये। ठीक है सर, हमें बात समझ में आती है। रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी। जब तक इसको नहीं बिकेगा तब तक होलसेलर भी वेला बैठा हुआ है। ठीक है सर, हमें बात, कैश ऑन डिलीवरी। बेटा सबको पता है ई कॉमर्स के अंदर कैश ऑन डिलीवरी सेल मतलब बेटा जब कैश आ जाएगा तभी सेल को आप रिकॉग्नाइज करोगे। रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल कैश इज रिसीव्ड बाय द सेलर और इज एजेंट। बेटा उसके बाद 14-15 दिन का टाइम देता है, तब तक भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। बट कोई अगर साइट है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक दो साइट है जैसे पेटीएम है, उनका कैश ऑन डिलीवरी अगर उन्होंने कर दिया, उनका कोई रिटर्न का चक्कर ही नहीं है, रिटर्न करेंगे ही नहीं। तो उनका जैसे ही कैश उनको मिल गया, उनको गुड्स दे दिया, तो भाई उनकी सेल हो गई। ठीक है सर, मैं बात समझ में आती है। और बात करते हैं स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट, दैट इज वेयर पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर गुड्स नॉट प्रेजेंटली हेल्ड इन स्टॉक। क्या हुआ बेटा, स्पेशल ऑर्डर है मेरे पास स्टॉक में नहीं, मैंने फिर भी सेल कर दी। हाँ, ऐसे कैसे कर दिया बेटा, ऐसे ही होता है जनरली बिजनेस के अंदर। क्या होता है कि कोई अगर आपके पास सामान लेना आपके पास है नहीं ना, आप बोलते हो है मेरे पास, वो कहते हैं कि ये सामान, मैंने कहा हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, मैं दूसरे से फोन मारता हूँ भाई जल्दी प्रोडक्शन करो, एक कस्टमर आया, जैसे ही वो प्रोड्यूस करता है, ये उसके बारे में बात कर रही है। The stock is still to be manufactured or is to be delivered directly to the customer from a third party. इस केस के हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जैसे कस्टमर आ गए वैसे रिकॉग्नाइज कर देंगे, या फिर क्या इसके अंदर कोर्स हम पढ़ते हैं, रेवेन्यू ऑफ सच सेल्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आइडेंटिफाइड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ये वाले पार्टी ने अगर मेरे को माल दे दिया, तो मेरे जो थर्ड पार्टी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसने मेरे लिए गुड्स को बना दिया है, आइडेंटिफाई कर दिया और डिलीवरी रेडी फॉर डिलीवरी उससे अलग करके रख दिया है। मेरे को दूसरी पार्टी पेमेंट करगी, मैंने उसके लिए गुड्स बना दिए, जैसे ही ये गुड्स बन गए वैसे ही मैं सेल को रिकॉग्नाइज कर दूंगा, क्योंकि मेरी सेल इधर से एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये डिलीवरी होना बाकी है बस। हाँ सर, हमें ये भी बात समझ में आती है। सेल रीपरचेज एग्रीमेंट, बेटा ये रीपरचेज आपको पता होना चाहिए। रीपरचेज सेल्स होती है, रीपरचेज सेल्स होती है। क्या होता है, पहले मेरे को लगता है आपको पता नहीं रीपरचेज क्या होता है। आपने एक कोई किसी को बेचा, आपने किसी को सामान बेचा और उससे पेमेंट ले ली 100 रुपीज, फिर आपने कहा
बेटा ये वाला सेल मैं आपसे 1 साल बाद जाके वापस ले लूँगा। अभी मैंने आपको ये 100 रुपीज़ का बेचा है, तो मैं 1 साल बाद आपसे ये 108 रुपीज़ का परचेज़ कर लूँगा। हैं? ये इसका क्या मतलब है सर? ये क्या हुआ? बेटा ये फाइनेंसिंग ट्रांज़ैक्शन है। इसके अंदर क्या हुआ? मेरे को इस समय फाइनेंस चाहिए था, मेरे पास पैसे की कमी थी। मैंने कोई पर्टिकुलर चीज़ एक चीज़ बेच दी एक बंदे को, उसने मेरे को 100 रुपीज़ आज क्या ही दे दिए। ठीक है, ये इसने गुड्स रखे हुए हैं अपने पास रखे हुए हैं। 1 साल बाद मैं गया, बेटा ये गुड्स मेरे को वापस बेच दो और मेरे से जो 100 रुपये जो तुमने मेरे को दिए तुम मेरे से 108 रुपये दे दो। बेटा इस पर्टिकुलर पार्टी ने 8 रुपीज़ का इंटरेस्ट कमाया। इन्वेस्टमेंट जो उसने मेरे को 100 रुपये दिए थे उसने उस पर इंटरेस्ट, तो ये फाइनेंसिंग नेचर का होता है। दिस इज नॉट रेवेन्यू। For such transaction, there there are in substance a financing agreement. The resulting cash inflow is not revenue as defined and should not be recognized. ये revenue है नहीं, ये financing agreement है। अब finance इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। Sale to intermediate parties, that is where goods are sold to distributor dealers or other for resale. इंटरमीडिएट पार्टीज को हमने दिया। रेवेन्यू फॉर सच सेल कैन जनरली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ रिवॉर्ड। अगर मैं अपने किसी एजेंट को सामान दे रहा हूँ और उस एजेंट को जब मैंने दे दिया और मैंने कहा हाँ ये तेरा हो गया रेवेन्यू, मैंने रिस्क और रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर कर दिए, तो जैसे ही इसने इस एजेंट को दिया वैसे वो अपनी सेल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अगर वही कंसाइनी का केस के अंदर होता, कंसाइनी के अंदर नहीं कर सकता। रेवेन्यू ऑफ सच सेल कैन जनरली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप हैज पास्ड। हाउएवर इन सच सिचुएशन वेयर बायर may be in substance be an agent, and in such case share should be treated as a consignment sale। ठीक है सर, हम कंसाइनमेंट के बारे में समझ में आगे, इधर दोनों बातों को मर्ज करके बताएंगे। ओके, सब्सक्रिप्शन, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी पब्लिकेशन का। अब सब्सक्रिप्शन वाले कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? बेटा वो ओवर द पीरियड जो आपने सब्सक्राइब किया वो ओवर द पीरियड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, या उनके सब्सक्रिप्शन उनके पब्लिकेशन में एक पर्टिकुलर मैगजीन है जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो उस पर्टिकुलर मैगजीन को जब उन्होंने बेचा वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम को तब बुक करेंगे। आपको या तो उस पूरे पीरियड को डिफाइन, ये क्वेश्चन में दिया होगा, या तो उस सब्सक्रिप्शन पूरे पीरियड जो सबसे सब्सक्रिप्शन पूरे साल का ले रखा है, तो उस पूरे साल अगर बीच में ईयर एंड आ गया तो 6-6 महीने में आप उसको डिवाइड कर लो, या तो आपका एक जो उस सब्सक्रिप्शन के अंदर एक ही मैगजीन थी, एक ही मैगजीन का उसका सब्सक्रिप्शन था पूरे साल के अंदर, या तो आपको 2 ही मैगजीन देनी थी पूरे साल के अंदर। ठीक है, आपने बोला था हम आपको 2 मैगजीन देंगे पूरे साल के अंदर, और आपने 6 महीने के अंदर ही वो 2 सब्सक्रिप्शन 2 पब्लिकेशन दे दिए, तो अब पूरी की पूरी इनकम को 6 महीने में रिकॉग्नाइज कर लो। बात समझ में आती है? हाँ सर हमें समझ में आती है, इतना आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेल्स, when the consideration is receivable in installment। अब हमें इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, इन हमारी सेल हो गई है बट अगला बंदा हमें धीरे धीरे करके पेमेंट दे रहा है, तो हम धीरे धीरे सेल को रिकॉग्नाइज करें या हम पूरी सेल को जब हमने सामान बेचा हम तब रिकॉग्नाइज करें? हाँ सर, हमें समझ में आती है कि जब हमने सेल किया एक्चुअल में तब हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आ रही है वो हमारा क्या कहते हैं, बोरिंग का, किसी ने हमसे पैसा बोरो कर रखा है वो हमें धीरे धीरे करके पेमेंट दे रहा है। हाँ सर, when the consideration is receivable in installment, revenue attributable to the sale price exclusive of interest, इंटरेस्ट को हटा के should be recognized on the date of sale। हमारा जो धीरे धीरे पेमेंट आ रहा है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है उसको हटा दो और बाकी सारे अमाउंट को आज ही सेल आप मान लो। द इंटरेस्ट एलिमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू प्रपोर्शनेटली टू द अनपेड बैलेंस ड्यू टू। अब जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा जो हमने उसको इंस्टॉलमेंट पे दिया वो हम इंटरेस्ट पीरियड वाइज पीरियड 3 साल के लिए हमने दिया, तो हम हर साल का इंटरेस्ट जितना बनता है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, हमें समझ में आती है बात। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट्स। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एक जनरल डिस्काउंट होता है। जब आपने कोई सामान बेचा तो जो सेलर होता है आपने मेरे सामान खरीदा, आपको ये डिस्काउंट नाम का डिस्काउंट होता है। बेटा वो डिस्काउंट क्या है कि आप सामान खरीदेगा तो डिस्काउंट कभी कभी ऐसा थोड़ा ना कि सामान खरीदने आया तो डिस्काउंट दे दोगे आप मुझे। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब है? आप मेरे से सामान लेने आए हो तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ सामान लेने के ऊपर, या तो आपने मेरे से बहुत ज्यादा वॉल्यूम ले ली तो आप इस वॉल्यूम पर डिस्काउंट ले लो। बट वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। क्या मैं उसको अपने पीएनएल के अंदर डिस्काउंट के रूप में कि मैंने पूरी सेल अपनी रिकमेंड, जैसे मैं क्या कह दूं ये वाला मेरा पर्टिकुलर गुड 1000 रुपए का है, ठीक है, आप मेरे से ट्रेड करने आए हो, मैं आपको 900 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करूँ 1000 रुपीज और ट्रेड डिस्काउंट, आप मेरे से बिजनेस करने आए हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 900 रुपीज का, और मेरा एंड में 100 रुपये बचा। या तो मेरे को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को दिखाना चाहिए कि मेरे 1000 रुपए की चीज पे जो मैंने 900 डिस्काउंट दिया उसको लेस करके मेरे सिर्फ 100 रुपए की ही रेवेन्यू है।
₹100 जो एक्चुअल तरीका है बेटा वो 100 रुपीज आपका रिवेन्यू है। ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम डिस्काउंट आपके सेल के पार्ट में नहीं आता। ऑन द अदर हैंड अगर आप कैश डिस्काउंट देते हो, सर व्हाट इज कैश डिस्काउंट? अगर मैं उसको कहता पार्टी को कि जनरली आई गिव 3 मंथ्स ऑफ टाइम कि आप इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का जो मैंने आपको सेल करी है आप 3 महीने में इसकी पेमेंट कर दो, बट अगर आप आज के आज पेमेंट करते हो तो आप मेरे को 98% ऑफ द सेल्स जो सेल प्राइस का उसका 98% दे दो, 2% का कैश डिस्काउंट। वो कैश डिस्काउंट फाइनेंस के रिलेटेड है। हाँ बेटा अगर वो मेरे को पेमेंट ना करता तो मेरे को मार्केट से कोई कैश उठाना पड़ता ना कि मेरे को बिजनेस करने के लिए कैश ही, मेरे को कैश की तंगी पड़ गई, बट उसने अगर मेरे को पेमेंट कर दी तो मेरे को कैश मार्केट से उठाना ही पड़ा, मैंने उसको 2% डिस्काउंट देके सेटलमेंट कर दी। अब ये जो कैश डिस्काउंट है ये मेरा एक्सपेंस है, तो अपनी रेवेन्यू में मैं पूरे 100 रुपीज को लिखूंगा और 2 रुपीज को मैं अपने बिल के अंदर कैश डिस्काउंट के रूप में लेकर आऊंगा। ठीक है सर, मैं ये भी बात समझ में आती है। ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट हमारे क्या कहते हैं रिवेन्यू की डेफिनेशन में नहीं आता, सिंस दे रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन कॉस्ट। मैंने कहा हाँ इतने का है, ₹100 का है, आप 95 का ले लो, तो बेटा 95 ही रिवेन्यू है। मैं आप जल्दी आप सामान लेने जाते हो ना, टीवी लेने जाते हो, 50,000 का टीवी है, हम आपको 45 का लगा देंगे, तो बेटा 45 ही रिवेन्यू। ये नहीं कि 50,000 का टीवी है और 5,000 का वो डिस्काउंट दिखाएंगे अपनी बुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर वो 45,000 का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, हमें बात समझ में आती है। अब हम सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं कि सर्विस के केस के अंदर हम थोड़ा बहुत पढ़ के आए, तो थोड़ा सा और इसके इलस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। सर बताओ, इंस्टॉलेशन फीस बेटा जब इंस्टॉल हो जाएगा, कस्टमर खुश, तभी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन। जनरली बेटा एडवर्टीजमेंट के केस के अंदर क्या होता है, एडवर्टीजमेंट जब एयर हो जाता है ना टीवी के अंदर, जब एडवर्टीजमेंट एयर हो जाता है तभी उसका वो सर्विस कंप्लीट मानी जाती है। इंश्योरेंस, अगर आपके पास इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट आ गए तभी वो इंश्योरेंस डिलीवर होती है, तभी उसके रिलेटेड जो कमीशन होगा, जब ये दोनों सर्विस कंप्लीट हो जाएंगी तभी आपको रिकॉग्नाइज करनी है। ठीक है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन द सर्विस इज कंप्लीट। एडवर्टीजमेंट जब एयर हो जाएगी, इंश्योरेंस जब डॉक्यूमेंट डिलीवर हो जाएगा, इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट डिलीवर हो गया, उस एजेंट का कमीशन उसको तब मिलेगा। इतनी समझ में आ रही है कि रेंडरिंग ऑफ सर्विस जब हो जाएगी तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। और बताओ फाइनेंशियल सर्विस, इसके अंदर बात थोड़ी सी हम पलट देते हैं। फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, आप कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो, आप ब्रोकरेज का काम कर रहे हो, शेयर खरीदो बिचवा रहे हो, तो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, आपने कुछ शेयर बिकवाए, उसके ऊपर आपको कमीशन मिल गया, वो उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड है। और मेरे पास एक और काम है, मेरे पास एक बंदे ने मेरे को 1 करोड़ नेटवर्थ अपनी 1 करोड़ दे रखे हैं, सर मेरे इस 1 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपके पास बेटर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दो और मेरे को आखिर में रिटर्न दे देना। तो बेटा मेरा एग्रीमेंट हो गया हाँ कि 1 करोड़ आप दे जाओ, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसके ऊपर जो मैं आपको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट कमा के दूंगा, कुछ जो अमाउंट कमाऊंगा उसके ऊपर हम अग्रीमेंट करते कि आप मेरा कितना आपका कितना। ठीक है। तो बेटा जो एक पर्टिकुलर, अभी इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक कॉन्टिन्यूइंग सर्विस जो चलती जा रही है उसके अंदर एग्रीमेंट के हिसाब से रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा कि एक पूरे साल के अंदर आपने कितना कमाया, क्या कमाया, कितना मेरा पार्ट है। और दूसरा क्या था कि मैंने शेयर बेचे, उसके ऊपर मेरे को सीधा सीधा कमीशन मिल गया, बात खत्म। ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में डिपेंड करता है, ये कॉन्टिन्यूइंग सर्विस है। ठीक है। A financial service may be rendered as a single act or may be provided over a period of time. Similar charges of such services may be made as a single amount, या तो मैं सिंगल ब्रोकरेज अमाउंट लेके बात खत्म करूं, और इन स्टेजेस ओवर अ पीरियड ऑफ सर्विस, या तो मैंने उस पर्टिकुलर जो मैंने नेटवर्क उसकी मैनेज कर रहा हूं, मैं उसको 3-3 महीने में बिलिंग रेस करूं, हाँ जी इस 3 महीने में आपको इतना फायदा कमा के दिया है, मेरा बिल ये रहा, काइंडली मैं आपका पैसा डिडक्ट कर रहा हूँ या तो आप मेरे को अलग से दे दो। ठीक है। सर चार्जेस मे बी सेटल इन फुल व्हेन मेड और एडेड टू अ लोन, ये अब बात वही है। ठीक है। मेन बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, में बात समझ में आती है। एडमिशन फीस, एडमिशन फीस से आपका क्या मतलब है? रेवेन्यू ऑफ आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, बैंक्वेट्स एंड अदर स्पेशल इवेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इवेंट टेक प्लेस। आपने बेटा क्या होता है कि कोई इवेंट होने वाला है बहुत बड़ा, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टार आने वाला है परफॉर्म करने के लिए, उसको टिकटें बांट दी, टिकटें बांटे जा रहे हो, 10,000 टिकटें बांट दी, सनबर्न होने वाला, टिकटें बांटे जा रहे हो, जब तक सनबर्न हो नहीं जाता तब तक आप उसके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्या पता वो इवेंट हो ही ना और आपको पेमेंट वापस करनी पड़ जाए। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें समझ में आती है। ट्यूशन फीस, बेटा ये जो सारा आपसे पेमेंट ले रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं जब उनकी पूरी सर्विस आपको देने की कंप्लीट होती है। सर हम तो स्टार्टिंग में ही इतनी सारी पेमेंट कर दी है, हम तो पेमेंट करके उनको सर्विस ले रहे हैं, तो जिस दिन हमने पेमेंट करी वो उस दिन क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते? बेटा उनकी लाइबिलिटी है,
क्या लाइबिलिटी है? वो आपको पूरी ट्यूशन सर्विसेज देंगे, आपको पूरी ट्यूशन सर्विसेज देंगे, तब जाके वो उसको इनकम मान सकते हैं। समझ लो, अगर उसने आपको पूरी सर्विस नहीं दी और आपने हल्ला करके धरने पे बैठ के हमारे पैसे वापस करो, उसको करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको सर्विस नहीं दी। अलग बात है कि आपको सर्विस पसंद नहीं, वो अलग चीज है, क्योंकि सर्विस पसंद ना आना और सर्विस ना देना अलग बात है। ठीक है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड ऑफ, जो हमारा पूरा पीरियड होगा ना ट्यूशन का, वो उस पीरियड पर रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है, हमें इतनी बात समझ में आती है। अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू बन सकता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स ऑफ 60,000 वर सोल्ड ऑन 20th March 2015, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर दे डिलीवर्ड ऑन 10th April 2015। बेटा बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन बना है। उनका ये कहने का, वो पूछना चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू 31 मार्च 2015 को बुक होगा, या हमारा रेवेन्यू तब बुक किया, तब हमारी बुक्स के अंदर आएगा 31 मार्च 2016 को आएगा हमारा। वो ये पूछना चाहते हैं। आपके हिसाब से कब आएगा? बेटा गुड्स जब बिक गए तब आएगा, डिलीवरी मेरे पास पड़ी वो अलग बात है। इसका हम आंसर देखते हैं। द सेल इज कंप्लीट बट डिलीवरी हैज बीन पोस्टपोन्ड एट द बायर रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर क्या है, इसका जो हम सेल को रिकग्नाइज करेंगे, वो सेल को रिकग्नाइज करेंगे हम 31 मार्च 2015 को। ठीक है सर, हमें बात समझ में आती है। हमने अगर सेल कर दी और हमने उसकी डिलीवरी हमने उसके रिक्वेस्ट अपने पास रखी है, तो वो सेल मानी जाएगी। ठीक है, on 15th Jan 2015, goods of 1.5 lakh were sent on consignment basis। मैंने किसी को consignment पे 1.5 लाख की गुड्स दे दी, of which 20% of the goods unsold are lying with the consignee। consignee के पास पड़े हैं 20%। मैं आज कितना की सेल बुक करूं बेटा, वन, अब 20% लेस करो 1.5 लाख का, तो 1,20,000 की सेल हम बुक कर सकते हैं। जो 20% अभी सेल नहीं हुए उसको हम बुक नहीं कर सकते, हालांकि मेरे पास गुड्स नहीं पड़े, मेरे कंसाइनी के पास पड़े। ओके सर, हमें बात समझ में आती है। 1.2 लाख वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑन अप्रूवल, मैंने कहा कि मैं गुड्स दे रहा हूँ, आप अप्रूव करोगे तो आप ले लेना। 1/12/2014, 1 December 2014, द पीरियड ऑफ अप्रूवल वॉज 3 months। मैंने कहा 3 महीने आप परख लो, 3 महीने आप देख लो, परख लो। आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड। बायर सेंट अप्रूवल ऑफ 75% गुड्स को उसने मेरे को अप्रूवल भेज दिए कि हाँ जी तो ऑर्डर 75 3/4 जो माल है वो परफेक्ट है, वो हमने ले लिया। वो आ गया 31 जनवरी को, हमें कहा कि ओके। तो 31 जिस जनवरी को ओके आया, 75% को तो मैं उसी समय रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया, और बाकी के लिए कोई मेरे पास अप्रूवल नहीं आया, कोई मेरे पास अप्रूवल नहीं आया। तो हम देखेंगे कि जो 3 महीने का टाइम है, दिसंबर, जैन, फरवरी, जैसे ही फेब खत्म हुआ उसके बाद मैं रिमेनिंग 25 का भी रेवेन्यू बुक कर लूंगा। अब हम पढ़ते हैं। इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर, और बायर हैज डन एन एक्ट adopting the transaction, or the time period of rejection has been elapsed and no time has been fixed, where no time has been fixed, a reasonable time has elapsed, therefore revenue should इस पर्टिकुलर ईयर 31 मार्च 2015 के अंदर पूरा का पूरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा। बात समझ में आती है? 75% जब उसने ओके कर दिया तब, और बाकी के लिए उसने कुछ टाइम elapse हो गया वो तब, तो उस पर्टिकुलर 31 मार्च 2015 तक पूरा का पूरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा। एक और पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम अबव, इसके अपार्ट, द कंपनी हैज मेड कैश सेल ऑफ 7,80,000, कैश सेल ऑफ 7,80,000, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5,000 वॉज अलाउड ऑन कैश सेल। हमने कैश सेल करी, इसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया 5%। तो हमारी कितनी सेल होनी चाहिए? हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम लेस करेंगे, हमारी सेल के अमाउंट के अंदर आएगा इसका 5%, 7,80,000 का 5% 39,000, तो हमारा रेवेन्यू 7,41,000 है। वो एक मिनट रुकना, तो टोटल रेवेन्यू की बात आ गई कि टोटल रेवेन्यू, बेटा सारे के सारे रेवेन्यू को आप ऐड कर दो, दस द टोटल रेवेन्यू अमाउंटिंग इज 10,41,000। ऊपर 60,000 फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट के अंदर 1,20,000, थर्ड पॉइंट के अंदर 1,20,000, और फोर्थ पॉइंट के अंदर 7,41,000 विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015 इन द बुक्स ऑफ मैसर्स पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है? ये रेवेन्यू का क्रक्स है बेटा। रेवेन्यू देखो कितना इजी स्टैंडर्ड है यार, ये कितना इजीली हमने कंप्लीट कर दिया बेटा। इस पूरे सेक्शन के अंदर इतना ही था, यही आएगा। ठीक है सर, हमें समझ में आती है बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही। AS9 आपका कंप्लीट, 2 आपके AS कंप्लीट हो चुके हैं, हम 3 AS के और रेड मारेंगे। ओके सर, थैंक्स लॉट। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।